हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। बच्चा लोगों, आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ढंग से पढ़ रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री की को ढंग से समझा रहे हैं, ढंग से आप समझ भी रहे होंगे। तो बच्चा लोगों, आज से पहले हमने लास्ट सेशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बच्चा लोगों को कुछ टर्म्स आने चाहिए इसके लिए। और सबसे पहला टर्म्स है आपका रेजिस्टेंस। सबको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस आर से डिनोट किया जाता है और यूनिट क्या होती है, ओम। ये तो आप सब 10th क्लास से फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। ओके, पक्का। इसकी यूनिट के जी एम स्क्वायर अपॉन एस क्यूब ए स्क्वायर। इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, विच यू आर फेमिलियर फ्रॉम योर स्टडी ऑफ फिजिक्स, लिखा हुआ। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, सबको पता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर इक्वस टू रोले। मम्मी ने बनाए गरम गरम छोले, हम जोर जोर से बोले आर इक्वस टू रोले। रो, दिस इज द रो, और रो इज द रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। ओके, पक्का। सब मल्टीपल्स भी होते हैं, ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है, छोटी यूनिट। ओके, पक्का बच्चा लोगों। तो रजिस्टिविटी को ज़्यादा अच्छा नाम रखा गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर, इसलिए रजिस्टिविटी बोलते हैं। इसलिए हम पूरे इस चैप्टर में हम रजिस्टिविटी से बात करेंगे। क्लियर। द रजिस्टिविटी फॉर अ सबस्टेंस, अब आती है डेफिनेशन 1 नंबर की। रजिस्टिविटी फॉर अ सबस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये कुछ यूनिट है, कन्वर्जेंस है। और 1 ओम मीटर इक्वस टू 100 ओम सेंटीमीटर, सबको आता होगा। 1 ओम सेंटीमीटर इक्वस टू 0.01 ओम मीटर। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस सबको पता है, कंडक्टेंस कहलाता है। और कंडक्टेंस को हम जी से लिखते हैं और रिलेशन आएगा जी इक्वस टू 1/r। क्लियर। और आर की जगह रो एल अपॉन ए। तो और 1/रो आपको पता होना चाहिए, 1/रो इक्वस टू कंडक्टिविटी। क्लियर। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमन, साइमंस। क्लियर, बोलो बच्चों। साइमंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस एंड इक्वस टू ओम इनवर्स। ओम इनवर्स भी कहते हैं। क्लियर, या म्योहो भी कहते हैं, आपने सुना होगा फिजिक्स में, ओम इनवर्स। द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। मैंने बोला कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा होता है और रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, अप्पा चप्पा धप्पा, दिस इज कॉल्ड कप्पा। क्लियर। हम इस पूरे चैप्टर में कंडक्टिविटी बोलेंगे, पक्का आया। द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आर साइमन पर मीटर, बट क्वाइट ऑफन कप्पा इज एक्सप्रेस इन साइमन सेंटीमीटर पर इनवर्स। ओके, तो बच्चा लोगों को कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इन साइमन मीटर इनवर्स इज कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सबको पता होना चाहिए। तो क्या था, देखिए इधर सारे लोग, बच्चा लोग, कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, कंडक्टेंस, क्योंकि कप्पा किसके बराबर था, कप्पा इक्वस टू 1/रो, बोलो। ओके, और कप्पा इक्वस टू क्या आएगा बच्चा लोगों, बोलो। रो की जगह क्या रखेंगे, आर ए अपॉन एल, है ना, पक्का आ रहा है ना। आर इक्वस टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इक्वस टू आर ए अपॉन एल। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर क्या जाएगा बताइए, है ना, कप्पा निकाल लेना एल, और नीचे क्या आएगा, आर इंटू ए। बच्चा लोगों याद रखिए, 1/r सबको पता है, जी इंटू एल अपॉन ए, जी एल ए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट। बच्चा लोगों, इफ डेफिनेशन आ रही है एल इक्वस टू ए 1 मीटर और एरिया इक्वस टू 1 मीटर स्क्वायर, तो कप्पा इक्वस टू जी, और दिस इज द डेफिनेशन के जी। और दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इट्स कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, पक्का आ गया। बच्चा लोगों, एल अपॉन ए, द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम जी स्टार से लिखते हैं। क्लियर? ओके, चलिए, तो ये कंडक्टिविटी दी हुई है, समझ में आया सबको? ये कंडक्टिविटी टॉपिक है, इसमें सारी चीज़ें हैं। अब बच्चा लोगों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसको जरूर याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट 1 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मेटल के द्वारा जो कंडक्टेंस होती है इसे इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टेंस कहते हैं। इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, है थर्ड इज द टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट डालना है ये लास्ट वाली पॉइंट, टेम्परेचर। याद रखिए मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसका रीजन 1 नंबर का, बिकॉज ए आर आ सकता है। ओके, क्या हो जाता है बच्चा लोगों? मूवमेंट ऑफ मेटेलिक आयंस इंक्रीजेस, ऑफ मेटेलिक आयंस इंक्रीजेज, मूवमेंट बोल सकते हैं, वाइब्रेशन बोल सकते हैं, विच क्रिएट्स द रेजिस्टेंस। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सबको आए बच्चा लोगों? बहुत इंपॉर्टेंट तीनों फैक्टर। आइए, एज द इलेक्ट्रॉन्स एंटर एट वन एंड एंड गो आउट थ्रू द अदर एंड, द कंपोजिशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर रिमेन अनचेंज। बच्चा लोगों चाहे मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कंपोजिशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओके, पक्का? वी ऑलरेडी नो दैट even very pure water has a small amount of hydrogen and hydroxyl ion which tend at very low conductivity. Okay, आपको पता है प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. When electrolytes are dissolved in water, they furnish their own ions in the solution and its conductivity increases. The conductance of electricity by ions present in the solution is called electrolytic or ionic conductance. Important, अभी तक हम पढ़ रहे थे मेटेलिक कंडक्टेंस, दिस इज आयोनिक कंडक्टेंस. किसकी वजह से होती है? आयंस के मूवमेंट की वजह से होती है. और कंडक्टिविटी डिपेंड किस किस पे कर रही है? चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट डालिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है. पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेडिएट, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है. साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस, साइज पे, और देयर सॉल्वेशन. द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेंट कैसा है और उसकी विस्कोसिटी कैसी है. और कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. टेम्परेचर, अब देखिए ये पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट आ गया. याद रखिए मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के संग क्या होती थी? डिक्रीज, बट इट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्यों? इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेज, देयरफॉर क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेज. ये सबको आ जाना चाहिए. बहुत अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट डाल दिया बच्चा लोगों, पक्का आएगा. क्लियर? ठीक. बच्चा लोगों, पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशंस ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कैन लीड टू चेंज इट्स कंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. अब देखिए मेटेलिक कंडक्टेंस में एक एंड से दूसरे एंड पर जाने पर कोई भी कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, बट यहाँ पर कंपोजिशन में चेंज आता है. क्लियर? पक्का? चलिए, तो नेक्स्ट बच्चा लोगों आगे मूव करते हैं. मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन. तो एक एक्टिविटी है. ओके, तो सुनिए इस एक्टिविटी को, हम कैसे निकाल रहे हैं कंडक्टिविटी. वी नो दैट द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से निकालते हैं. क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा है. हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन वी फेस 2 प्रॉब्लम्स. 1 नंबर का क्वेश्चन. फर्स्टली, पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. तो इसलिए हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं करनी चाहिए. इंपॉर्टेंट डालना भैया लोगों, पक्का डायरेक्ट करंट यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा. Secondly, a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire or other solid conductor. और सॉल्यूशन को हम मेटेलिक वायर की तरह कनेक्ट भी नहीं कर सकते. दोनों प्रॉब्लम थी. इन दोनों प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने पहली बात तो हमने एसी सोर्स यूज किया. एसी सोर्स याद रखिए आएगा पक्का. एसी सोर्स यूज किया पावर का. द सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय स्पेशली डिजाइन वेसल्स कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल. और हमने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक कंडक्टिविटी सेल बनाया, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो एक कंडक्टिविटी सेल्स हैं, डिफरेंट कंडक्टिविटी सेल्स के डायग्राम है. ओके, पक्का? चले. बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये रहा. ओके, इधर भी देख रहा है आपको. ओके, विद प्लेटिनम ब्लैक.
finely divided metallic platinum is deposited on the electrode chemically. Okay, these have area of cross section A and the separated by distance L. इन दोनों के बीच में distance L है और एरिया कितना A, सेम कहानी यहाँ पर है दोनों में. Clear? Therefore, solution confined between these electrode in a column of length L and area of cross section A. The resistance such a column, वही सेम कहानी, resistance क्या निकल के आएगा, R इक्वल टू रो एल ए, या रो की जगह हम क्या रख सकते हैं, रो इक्वल टू 1 के कपा, तो L अपॉन के ए. क्लियर? पक्का पक्का आ गया. द क्वांटिटी एल अपॉन ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में कि जो क्वांटिटी होती है एल अपॉन ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. इंपोर्टेंट डाल दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, जी स्टार से लिखते हैं. और किस किस पे डिपेंड करेगा, 1 नंबर का इंपोर्टेंट लाइन, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इनवर्स. ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी इसकी, लेंथ इनवर्स. पक्का समझ में आया? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए. क्लियर? मेजरमेंट ऑफ एल एंड ए इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट ऑल्सो अनरिलायबल. एक तो बहुत प्रॉब्लम आती है और बिलीव भी नहीं होता कि वैल्यू हम सही निकाल रहे हैं गलत निकाल रहे हैं. क्लियर? तो हमें इसीलिए इस पर्पज के लिए द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल containing a solution whose conductivity is only known. फॉर दिस पर्पज भी जनरली यूज KCl सॉल्यूशन. इसलिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं KCl सॉल्यूशन, और जिसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशंस यूज करते हैं. सेल कांस्टेंट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, वेरी इंपॉर्टेंट. सेल कांस्टेंट डेफिनेशन पूछे, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ लेंथ टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स. ये आर के कप्पा इंटू आर भी हो सकता है सेल कांस्टेंट. सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चा लोगों, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. चलिए, तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है, बीट स्टॉन ब्रिज अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला सबको पता होगा. तो आपने पढ़ा होगा R2 अपॉन R4, R1 अपॉन R3, सबको पता है. तो R2 निकाला है अननोन रेजिस्टेंस, दैट इज क्या निकल के आ गया बच्चा लोगों, R1 R4 अपॉन R3. पक्का? क्लियर? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, दीज डे इन एक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल विच कैन डायरेक्टली रीड द कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन कंडक्टिविटी सेल्स. अब आपका कप्पा, ये फॉर्मूला सबको पता ही, कप्पा इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर. ये फॉर्मूले जरूर आने चाहिए आपको, जी स्टार अपॉन आर. अब ये फॉर्मूले बहुत काम के. क्लियर? पक्का? चलिए, तो नेक्स्ट अब आपके आ रहे हैं कुछ कंडक्टिविटी के टाइप्स आ रहे हैं. पहला है मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी को हम बेटा लैम्डा एम से लिखते हैं. ओके, और रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बाय द इक्वेशन. तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू सी, सी फॉर द कंसंट्रेशन, वॉल्यूम से रिलेट करते हैं. तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी. क्लियर? पक्का? अब हम कह रहे हैं इन द अबव इक्वेशन इफ के इज एक्सप्रेस इन एस पर मीटर एंड द कंसंट्रेशन सी इन मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर लीटर, मोल पर मीटर क्यूब, देन द यूनिट्स ऑफ लैम्डा आर इन SM स्क्वायर मोल इनवर्स. क्लियर? 1 मोल मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर मीटर क्यूब होता है. तो सीधा सीधा आपका एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिए, बहुत काम का है. लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम. दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स आएंगे पक्का याद रखिए. यूनिट्स में कुछ रिलेशंस पूछ सकता है 1 नंबर के MCQ में. 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4. मोल तो है ही, तो 10 की पावर 4 आ गया. 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर 4 का डिवाइड होगा, तो 10 की पावर -4. क्लियर? पक्का आया? पक्का आ रहा है? कप्पा किस में होना चाहिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 1000 और मोलरिटी, मोलरिटी मोल पर लीटर में. तो आपका लैम्डा एम निकल के आ जाएगा. पक्का? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, पक्का पेपर में आ रहा है. तो देखिए न्यूमेरिकल है और ये सॉल्व न्यूमेरिकल है, हमने कराया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट भी है. सुन लेते हैं इस क्वेश्चन को. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम. तो बच्चा लोगों इसने हमें 100 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस. क्लियर? पक्का? पक्का पक्का?
बोलो। रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, अब हमने सेम सेल को खाली करके भर दिया 0.02 मोल पर लीटर से। ओके, और रेजिस्टेंस कितना निकल गया है 520। तो इस क्वेश्चन को इधर देखिए, एक क्वेश्चन ये ना, इसमें क्या भरा था सॉल्यूशन, और इसका क्या निकल के आया, इधर देखिए। तो इसमें कितना था 0.1 एम KCl, और रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम। क्लियर, बोलो पक्का। अब हमने दूसरा सेल लिया और इसमें हमने भर दिया 0.02 एम KCl, और इसमें हमने लिया आर कितना आया 520 ओम। पक्का। कैलकुलेट कंडक्टिविटी, इसकी हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, और इसकी हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम निकालना है। क्लियर, और इसकी हमें कंडक्टिविटी दी हुई है इस वाले की, कप्पा इक्वल्स टू 1.29 साइमन पर मीटर। क्लियर, तो आइए कप्पा और आर दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट निकाल लीजिए, क्योंकि सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम होगा। तो सेल कांस्टेंट मैं निकाल रहा हूँ नीचे इधर, मुझे देखिए आप आंसर्स देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। सेल कांस्टेंट जी स्टार इक्वल्स टू क्या आएगा, कप्पा इंटू आर, यही तो होता है। कप्पा कितना है 1.29, और आर कितना है बच्चा लोगों 100, तो कितना आ गया जी 129 मीटर इनवर्स। क्लियर, आ गया पक्का मीटर इनवर्स। अब कह रहा है हमें इसका सेल कांस्टेंट आ गया। सेल कांस्टेंट इस सेल के लिए भी अप्लाई होगा, सेम रहेगा। कप्पा निकालना है, निकल आएगा। तो कप्पा कैसे निकलेगा विनय सर, देखो कप्पा इक्वल्स टू जी स्टार अपॉन आर। जी स्टार कितना था 1.29 मीटर इनवर्स, और आर कितना दिया हुआ है 520 दिया ना इसके लिए 520। सॉल्व करना 0.248 साइमन मीटर इनवर्स आ गया। अब इससे हमसे कह रहा है क्या निकालो, क्या इसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी भी निकालो बिना सर। मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो लैम्डा एम कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा कितना आया था आपका 0.248 1000 अपॉन कितना बच्चा लोग, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन देखो कितनी है भाई 0.02 मोल पर लीटर, 0.02 मोल पर लीटर। क्लियर, सबको आया, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 जीरो आ गए, यहाँ से 2 जीरो ऊपर गए, 3 नीचे आ गए, 3 से 3 कट गया, पक्का आ रहा है ना। जेड 124 क्लियर, और 124 और कितने पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, पक्का आ रहा है ना। 10 की पावर कितने हैं, ये कितने बचे थे भाई 3। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। मीटर में हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है, तो दिस इज द आंसर। पक्का आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया बच्चों। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। इधर लैम्डा एम कितना आ गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, देख लीजिए पक्का। चलिए नेक्स्ट, सबको आ जाना चाहिए, और सब जब पढ़ेंगे तो पक्का सबको सब कुछ आएगा। चलिए, यहाँ पे हमने ये मीटर में था ना साइमन मीटर इनवर्स, तो हमें 100 का और मल्टीप्लाई किस में, तो मीटर इनवर्स था ना पक्का, बोलो बच्चों। तो सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे तो 100 का क्या होगा, मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, बट इनवर्स में है तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, पक्का आता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, जरूर कर लीजिए, 100% पेपर में मिलेगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डिजिट भी सेम होंगी, इंपॉर्टेंट डाल देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी
and molar conductivity with concentration. Both conductivity and molar conductivity changes with concentration of electrolyte. Conductivity always decreases with decrease in concentration, both for weak and strong electrolyte. Conductivity होती है, सुन लेना, कप्पा. कंसंट्रेशन के संग क्या होती है, डिक्रीजेस. ओके, कंडक्टिविटी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. तो अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो कप्पा डिक्रीज होगा. उल्टा कर रहा हूं, डाइल्यूशन डिक्रीज का, सॉरी, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज होगी तो ये क्या होगी, उल्टा करेंगे. ओके, डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट. डाइल्यूशन इंक्रीज होगी तो बच्चा लोगों याद रखिए, कप्पा कंडक्टिविटी क्लियर क्या होगी बच्चा लोगों, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, पक्का पेपर में आएगी 100%. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज. चलिए बच्चा लोगों, क्लियर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारा टॉपिक वही है जो हमने बताया था आपको. तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बहुत काम का. अब सुनिए, इधर इस ग्राफ को ढंग से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. आपको ये दिख रहा है बच्चा लोगों, KCl, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, क्लियर. और दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है. पक्का समझ में आ रहा है, पक्का. तो बच्चा लोगों, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, क्लियर. तो क्यों, वो उसका रीजन तो आप सबको पता है, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/V. कंसंट्रेशन कम करेंगे तो पक्का आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ेगा. और वो वॉल्यूम बढ़ेगा, पक्का. कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या कम कर रहे हैं, सॉरी, तो वॉल्यूम घटेगा. और वॉल्यूम घटेगा तो लैम्डा m क्या होगा बच्चा लोगों, बढ़ेगा, क्लियर, पक्का. तो ये लाइन लिखिए, एक नंबर का AR आ सकता है, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस, क्लियर. कप्पा ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन कंपेंसेटेड बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम. तो आइए अब इधर देखते हैं इस ग्राफ को. तो KCl और CH3COOH आप देख रहे होंगे कि कंसंट्रेशन के संग ग्राफ है. अगर हम इसे उल्टा ऐसे देखेंगे तो आप ग्राफ देख रहे हैं, दोनों ग्राफ बढ़ रहे हैं. ये भी ऊपर जा रहा है ऐसे, और ये भी ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, पक्का है ना, पक्का. बट आपने देखा होगा दोनों बढ़ रहे हैं. रीजन क्या है इसका, लैम्डा m क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीजन सुनिए, क्योंकि इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. दोनों के रीजन अलग अलग है, क्लियर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब सर एक और रीजन देख रहा है हमें विनय सर, यहाँ पे ये ग्राफ बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे ये ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत धीरे धीरे कम होते हैं, इसलिए धीरे धीरे लैम्डा m बढ़ता है. जबकि यहाँ पे क्या है, डाइल्यूशन बढ़ाने से एकदम से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए एकदम से इनका क्या बढ़ जाता है, लैम्डा m बढ़ जाता है. एक क्वेश्चन आता है, X और Y दो इलेक्ट्रोलाइट है, पक्का आता है. ओके, हमने डाइल्यूशन किया तो X इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा m है वो 5 टाइम्स बढ़ी केवल, और इसकी 25 टाइम्स बढ़ गई. बताइए आप कौन सा X और Y में से स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है. तो जिसकी कम बढ़ रही है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ती है. और जबकि Y वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए ग्राफ एकदम से आप देख रहे होंगे, ब्लू वाला ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा है. ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पक्का पेपर में आता है. अब हम कह रहे हैं अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें, एक्सट्रापोलेट करें तो ये तो मिल जाएगा यहाँ पे. तो ये लैम्डा नॉट m आ जाएगा.
जबकि वीक वाले का लैम्डा नॉट एम ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी बाई एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच इज जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कंसंट्रेशन और इन्फिनिट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। 1 नंबर की डेफिनेशन लिख लीजिए, पक्का आ रही है पेपर में 100%। चलिए पक्का आ गया बच्चों लोग। तो ये आर्नियस, तो इस इक्वेशन बोसवर्ल्ड और अनसेगर थे ना इधर, तो लैम्डा एम ई नॉट एम ए सी माइनस की पावर हाफ दैट इज स्क्वायर रूट सी। क्लियर। तो बच्चा लोगों यहाँ पे कुछ कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ए की वैल्यू है वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। द चार्जेज ऑन द कैटाइन एंड एनाइन प्रोड्यूस ऑन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। किस किस पे देखिए, 10 NaCl CaCl2 MgSO4 आर नोन एज 1:1 2:1 2:2। देखिए NaCl 1:1 क्योंकि एक एक आयन है। क्लियर। CaCl2 1:2, तो क्या लिख दिया हमने 2:1 लिख दिया। 2:1 क्यों, क्योंकि 2 Cl के हैं और इसके। क्लियर पक्का। चार्जेज ऑन द कैटाइन, तो Ca पे कैटाइन कितना आएगा +2 चार्ज, और इस पे कितना आएगा -1, तो 2:1। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा MgSO4 पे देखेंगे तो इस पे भी 2 आएगा, इस पे भी 2, तो ये कौन से 2:2। पक्का आया कि नहीं आया। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बहुत अच्छा था, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू फॉर ए। क्लियर। चलिए द मोलर कंडक्टिविटी इतनी इतनी दी है, सो दैट अ प्लॉट तो आती ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को करने की कोई नीड नहीं है। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट है, मैंने बोला था वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल पा रहे हैं, तो किससे निकालते हैं, खोलरास साइंटिस्ट है, उनने निकाली थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। जैसे KCl की रखी, NaCl की रखी, KBr की, NaBr, तो किसकी निकल के आ गई सिमिलरली, तो सारी निकाली KI NaI इक्वल्स टू दिस। ऑन द बेसिस ऑफ अवर ऑब्जर्वेशन द खोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर। तो अब एक लॉ आता है जो कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। तो देखो बच्चा लोगों, लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl का निकालना है सपोज, तो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। पक्का पक्का आ रहा है सबको। ओके जैसे अगर सपोज हमें किसका निकालना होता है CaCl2 का, तो पहले इसे तोड़ो, Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो कैसे लिखेंगे इसका, लैम्डा नॉट m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट किसका Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, क्योंकि 2 आइंस हैं तो 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई, वो हमने किया नहीं, जरूरत नहीं थी। सबको आया पक्का। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी मैंने आपको बता दिया था, सारा कुछ वही लिखा हुआ है। अब आइए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की खोलरास लॉ से अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, और KA डिसोसिएशन कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दिस, ये आता है पेपर में। देखिए अब इधर KA इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। पक्का। C अल्फा स्क्वायर यहाँ से वैल्यू पुट की, तो लैम्डा एम स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, सॉल्व करा पूरा। अरे बोलो यार। क्लियर। तो सॉल्व करके आ जाएगा, ये MCQ में एक क्वेश्चन आता है। पक्का आ गया। एप्लीकेशन ऑफ खोलरास लॉ किस काम आएगा, तो यूजिंग खोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट फॉर द लैम्डा नॉट ऑफ इंडिविजुअल आयंस। ओके तो चलिए एक क्वेश्चन है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे करते हैं। कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर ई नॉट दिया ना, ई आप इसे ए वाला लैम्डा दिस है ना,
CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द डाटा दिए होंगे टेबल में, तो हमें वो वैल्यू देगा। CaCl2 का निकालना है, अभी मैंने निकाला था बिल्कुल, बस दोनों को ऐड कर देंगे, दिस वैल्यू। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमें दिया होगा 119 किसका, Ca2 पॉजिटिव का, और Cl का दिया होगा 76.3। 2 का क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 का ऐसे करके। MgSO4 का निकालेंगे तो Mg जरूर आएगा क्वेश्चन, 100% लिख सकते हैं। Mg का 106 देगा आपको, और SO4 का 160 266। क्लियर? पक्का? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे लोगों, है ना? अब दिया हुआ है NaCl का, HCl का NaC, मतलब NaC का मतलब क्या है? CH3COO Na, एसीटेट है इसलिए उसे AC लिख देता है Na, बट पहले पॉजिटिव आयन आता है फिर नेगेटिव आयन, इसलिए NaC। और ये वैल्यू दी है 126.4, 425.9, 91 पॉइंट दिस। कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC। HAC का मतलब CH3COOH, क्योंकि ये क्या है, AC, और दिस इज H, लिखते पहले क्या है, H। ये सबको आगे आगे नहीं, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल देना बस, इंपॉर्टेंट। अब देखिए कैसे करेंगे, HAC निकालना है हमें, है तो CH3COOH तोड़ेंगे, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब CH3COO नेगेटिव किससे आएगा? पक्का इससे आएगा, NaC से, पक्का। और H किससे आएगा? H आएगा HCl से। तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे। अब फालतू में क्या क्या पैदा हो गया हमारे, फालतू में पैदा हो गया इसका Na और इसका Cl। ओरल सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन, NaCl को माइनस कर देंगे, आपकी वैल्यू आ गई दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको आ गया होगा, पक्का। अच्छा क्वेश्चन, करिए इसे, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। हाँ, अब नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट इफ लैम्डा नॉट m फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5। तो लैम्डा m हमें पहले निकालो, आपको सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा कितना दिया हुआ है, 4.95 इंटू 10⁻⁻। तो चलिए बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल सकते हैं, बोर्ड में 100% आने के चांसेस है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00108 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95, 10⁻⁻5 SCm-1। क्लियर? पक्का। कैलकुलेट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा नॉट m फॉर एसिटिक एसिड इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। तो बच्चा लोगों, पहले हम लैम्डा m निकालेंगे। लैम्डा m कप्पा इंटू 1000/m, और कप्पा बच्चा लोगों आपका है, कप्पा कितना दिया हुआ है, 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000/m कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों, 0.001028। क्लियर? सॉल्व करेंगे, पक्का सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका दिस इज 48.15। पक्का। अब हम लैम्डा एम आ गया, अल्फ़ा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम सी ऊपर आ गया 48.15, लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है दिस वन 390.5। क्लियर? सॉल्व करेंगे, इससे आ जाएगी आपकी वैल्यू अल्फ़ा की। हमसे कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी निकालिए, के फॉर्मूला भी बताया था, C⁴/1 - अल्फ़ा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पेपर में आता है, इंपोर्टेंट डाल सकते हैं आप लोग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बच्चा लोगों, ये न्यूमेरिकल्स है, और ये पहला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये हम दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से निकाल सकते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, 3.9, वेरी इंपॉर्टेंट, 100%। अभी जो किया बिल्कुल उसकी तरह होगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% बोर्ड में आएगा दिस क्वेश्चन। क्लियर?
तो बच्चों लोगों इस तरह से हमने पढ़ा क्या आपका, दैट इज कंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं बच्चा लोगों, हम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? In an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about a chemical reactions. The electrochemical processes are of great importance in laboratory and the chemical industry. One of the simplest electrolytic cell consists of two copper strips dipping in an aqueous solution of copper sulfate. जैसे हमने सिंपल एक इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, दो कॉपर की स्ट्रिप्स हैं और किस में डूबी हुई है, कॉपर सल्फेट में। क्लियर? पक्का बच्चा लोगों? तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट टूटेगा CuSO4, किस किस में टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब Cu2 पॉजिटिव किस पे जाएगा आपको पता होना चाहिए, इधर। इसमें उल्टा होता है बच्चा लोगों, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव होता है कौन सा, एनोड, और नेगेटिव होता है कैथोड। उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के। तो अब ये Cu2 पॉजिटिव है किस पे जाएगा, नेगेटिव पे, कैथोड पर। तो ये रिएक्शन हुई Cu2 पॉजिटिव, रिडक्शन होता है हमेशा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 Cu। अब कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट हो गया किस पे, कैथोड पे। अब एट द एनोड, एनोड पे क्या होगा, जो कॉपर है, कॉपर इज कन्वर्टेड, ये अटैकिंग आयन है, अटैकिंग इलेक्ट्रोड है खुद ही, यानी कि क्या होगा बच्चा लोगों, इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइंस एक MCQs में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड और कॉपर इज डिजॉल्व एट एनोड, ये लाइन याद रखिए, एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस लाइन को आपको डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, कलर, जिससे आप इसे याद रख लें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दिस, बहुत ज़्यादा, एक नंबर का क्वेश्चंस मिल सकता है इस लाइन पे। ओके, चलिए, इस मेथड का काम कहाँ पे आता है, तो इम्प्योर कॉपर को कन्वर्टेड किया जाता है कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में काम आता है। इम्प्योर कॉपर को क्या बना दिया जाता है, एनोड। इम्प्योर कॉपर क्या बन जाएगा यहाँ पे, एनोड, और डिजॉल्व ऑन पासिंग करंट एंड प्योर कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। और यहाँ से जो प्योर कॉपर है इसमें आएगा वो किस पे इकट्ठा होता जाएगा, प्योर कॉपर पे, प्योर कैथोड पे। मैनी मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ their respective cations when no suitable chemical reducing agents are available for this purpose. क्लियर? तो बच्चा लोगों, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और फैराडे ने बोला था, क्या लॉ दिया था, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सीधा सीधा M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और साइन हटाएंगे तो M इक्वल्स टू ZQ। Z यहाँ पे क्या है बच्चा लोगों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। क्लियर? सेकंड लॉ क्या कह रहा है, इफ different electrolytes are connected in series, 2 or 3 electrodes and same quantity of electricity pass through, then mass of the substance deposited at electrodes, their respective electrodes are in the ratio of chemical equivalent weight. पक्का? पक्का? तो बच्चा लोगों ये दोनों लॉ बहुत काम के हैं, बहुत बार पेपर में आए हैं, और याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो आइए कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक इधर देखिए, तो एक आपका कांस्टेंट है, एक रिलेशन लिख दे रहा हूँ। अभी हमने बताया था M इक्वल्स टू ZQ। क्लियर? पक्का? और Z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M/Q। अगर मास हो इक्विवेलेंट मास के बराबर, और चार्ज हो क्या, इक्विवेलेंट मास को चार्ज इकट्ठा करने के लिए 1 फैराडे चाहिए होता है, तो E/F। तो देयरफॉर फॉर्मूला बन जाएगा आपका, Z की जगह क्या आएगा, E/F इंटू Q। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो M इक्वल्स टू
ई अपॉन एफ इंटू आई टी। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया मैंने कि बोर्ड में आप इसमें से क्वेश्चन ले लें। क्लियर? चलिए, अब आप सभी को पता होना चाहिए, इट इज ऑब्वियस दैट एक एम जी, देखिए एम जी 2 पॉजिटिव से एम जी, तो 2 मोल, तो क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 2 फैराडे। 1 मोल के लिए 1 फैराडे, तो 2 मोल के लिए 2 फैराडे। यहाँ पे 3 मोल्स Al3 से, तो क्यू इक्वल्स टू 3 फैराडे। पक्का? पक्का रहे ना? चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। क्लियर? चलिए, तो बच्चा लोगों, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। अब या तो इसकी तरह करें, अब इक्वेशंस वगैरह ये स्टेटमेंट लिख के, या डायरेक्ट m इक्वल्स टू वो शॉर्टकट फार्मूला E अपॉन एफ इंटू आई टी। ओके, m निकालना है, E कॉपर का है, कॉपर का होता है 63.5 अपॉन 2। ओके, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है, जो एटॉमिक मास है उसमें चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कितना आ गया बच्चा लोगों? 31.75। एफ आ गया आपका 96500, और आई कितना दिया हुआ है? 1.5। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स एंड मतलब 60। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू 0.29 ग्राम। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट किस किस बातों पर डिपेंड करते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए थ्योरी में। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज, पहला रीजन। दूसरा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड। पक्का आएगा 1 नंबर में। क्लियर? पक्का? बोलो बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है ना? तो if the electrode is inert, that is platinum or gold, it does not participate in the chemical reaction and act as only a source or sink for electron। केवल या तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। On the other hand, if the electrode is reactive, it participates in the electrode reaction, thus the product of electrolysis may be different for reactive and inert electrode। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पक्का? अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट द इलेक्ट्रोलाइट्स। मोर ऑफ द सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस although feasible are so slow kinetically that at lower voltage these do not seem to take place and extra potential has to be applied। आइए समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डालिए इस पूरे पैरा को। इफ बी यूज मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl करते हैं तो सीधा सीधा आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे? सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। ये तो हो गया मोल्टन का। बट क्योंकि यहाँ पे हमें 1 कैटायन है Na पॉजिटिव, और जो किस पे रिड्यूस होगा? ये हो रहा है ना, कैथोड पे। और 1 एनाइन है Cl नेगेटिव, जो किस पे ऑक्सीडाइज हो रहा है? ए हो रहा है। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो मोल्टन हो गया। तो मोल्टन का मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इधर देखिए मोल्टन NaCl। मोल्टन में कोई वाटर नहीं होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होंगे। तो एट एनोड, एनोड कैसा है? नेगेटिव। एनोड सॉरी, यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव, उस पर जाएगा Cl। और एट कैथोड, कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। पहले कैथोड की रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इंपोर्टेंट को हटा रहा हूँ इधर। चलिए, तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम कैथोड की करते हैं इधर। एट कैथोड, कैथोड कैसा है? नेगेटिव। किसको बुलाएगा? Na पॉजिटिव को। क्या होगा? रिडक्शन, क्या बन जाएगा? Na। क्लियर? ओके, पक्का? अरे रुको, इलेक्ट्रॉन Na एट एनोड, एनोड पे क्या होगा बच्चा लोगों? Cl, Cl नेगेटिव है। ओके, किस में कन्वर्ट होगा बताइए? Cl2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस करेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 2 2 Na। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या आएगी? 2Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स, बोलो फटाफट से, हमने 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 2Cl आ जाएगा, 2Cl, और गिव्स 2Na प्लस Cl2। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? सच्ची मुच्ची आ गया बच्चों? ओके, अब ये तो था आपका कौन सा? मोल्टन का। बट जब एक्वस की बात करते हैं तो मैं सारा रफ कर रहा हूँ और ढंग से बता रहा हूँ इधर। ओके, ये सबको आ गया होगा?
पक्का आ रहा है ना। अब बच्चे लोगों को एक्वस की बात करते हैं, तब क्या होता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट्स आर NaOH, Cl2 एंड H2। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रोडक्ट आर NaOH, Cl2 एंड H2। इन दिस केस बिसाइड्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये तो पैदा हुए ही यहाँ पे जैसे NaCl, वी हैव ऑल्सो H पॉजिटिव एंड OH एंड along with the solvent molecule। कोई वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि एक्वस है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। कैथोड पर कंपटीशन होगा Na में और H में, है ना। तो जिसका होगा E नॉट ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा कैथोड पर, पक्का। तो इन दोनों में से देखिए, जो क्वेश्चन आते हैं अलग से पूछ लेगा, केवल ये दोनों रिएक्शन दिए, कोई सी भी दो, बताइए कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा। जिसका E नॉट ज़्यादा होगा, इसका 0.01 है, इसका 2.71 है, माइनस का है, कम है, तो ये होगी, तो ये वाली रिएक्शन होगी H पॉजिटिव प्लस E गिव्स हाफ H2। तो पेपर में आता है एक्वस या NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पर सोडियम ना पैदा होकर क्या पैदा होता है, हाइड्रोजन। इसका रीजन ये है, क्लियर, ये रीजन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बट H पॉजिटिव एक्वस इज प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O, तो ये वाली रिएक्शंस होती है, इसीलिए हम नेट रिएक्शन कैथोड पर लिखी जाती है वो ये वाली। आपको मैंने बताया है दिस इज रिडक्शन ऑफ वाटर, आपको लर्न होनी चाहिए रिएक्ट। तो बच्चा लोगों, आपने देखा कैथोड पर वाटर का क्या हुआ, रिडक्शन, और कौन सी गैस पैदा हुई, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आता है। अब एनोड पर हम जब बात करेंगे तो एनोड पर बच्चा लोगों को ये दो रिएक्शंस दी हुई हैं, एक तो क्लोराइडाइन जो NaCl से बना, और एक वाटर। अब देखिए यहाँ पे E नॉट इसका है 1.36, यहाँ पे 1.23। याद रखिए रिएक्शन एनोड पर हमेशा वो रिएक्शंस प्रिफर्ड होती है जिसका E नॉट कम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वाटर को क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडाइज होना चाहिए था इन प्रेफरेंस ऑफ Cl नेगेटिव, बट ओवर पोटेंशियल की वजह से, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, कौन सी, क्लोरीन क्या होता है बच्चा लोगों, ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Cl2 में। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, ये काफ़ी बार पेपर में आता है, ओवर पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेट रिएक्शन क्या निकल के आई, तो समरी है, ये पूरी समरी देखना इसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का इधर। तो बच्चा लोगों को NaCl लिया था एक्वस, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। कैथोड पे क्या हुई, हमें डायरेक्ट रिएक्शन याद करनी है, हमें वाटर की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन याद कर रखनी है, पक्का पक्का पक्का। ये दोनों रिएक्शन याद रख दीजिए, दिस वन और दिस वन। ये तब होगी जब वाटर का रिडक्शन होगा, और ये तब होगी जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, क्लियर। रिडक्शन से बनती है हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन से बनती है ऑक्सीजन गैस। तो अब इसका नेट रिएक्शन कैसे निकालेंगे बच्चा लोगों, ऐड करेंगे तो जो NaCl तो बचा ही रह गया, प्लस H2O, ओके क्लियर, पक्का। Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कट गया, तो क्या बचा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस हाफ H2 और प्लस हाफ Cl2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाल देना, पक्का पेपर में 100% इसमें से क्वेश्चन पूछेगा और पक्का पेपर में आता है, क्लियर। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और दिया हुआ है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द फॉलोइंग प्रोसेस आर पॉसिबल एट द एनोड। तो वाटर तो वही होगा जैसे एनोड, एनोड पे ये दो रिएक्शन दी हुई हैं, ये रही, दिस इज वाटर का ऑक्सीडेशन है, यस और नो बोलिए, पक्का। E नॉट सेल दिया हुआ है, दिस इज 1.23 वोल्ट, और यहाँ पे सल्फेट आइंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2O। इंपोर्टेंट डाल देना, पक्का इंटेक्स के ऊपर है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो H2O8 नेगेटिव आइंस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता तो हाँ क्या होगा बच्चा लोगों, 3.38, मतलब ये वाली रिएक्शन प्रेफर्ड होगी, है ना। बट जब कंसनट्रेट होगा, कंसनट्रेशन बढ़ेगी, तो ये वाली रिएक्शंस होगी, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, आता है, इंपॉर्टेंट डालना है इस न्यूमेरिकल्स को, पक्का। और इसमें पूछेगा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। तो 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाह रहे हैं, ओके। तो क्वांटिटी कूलम में निकालना है, तो Q इक्वल्स टू 6F, Q इक्वल्स टू 6 इंटू 96500 कूलम। सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा, क्लियर,
पक्का ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। इफ अ करंट 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटल वायर फॉर 2 आवर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालना, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ आई और दिस इज टी, निकालना क्या है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान है कि नहीं ध्यान है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। बस ख़त्म करो, हो गया। आई 0.5 एम्पियर, एन की वैल्यू निकालनी है इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब 2 इंटू 60 इंटू 60, सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा जो भी आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का। चलिए, तो ये था टॉपिक नंबर कौन सा बच्चा लोगों 2, ये सबको आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैटरीज। बैटरीज आपको लर्निंग टॉपिक है, आप इसे लर्न करिए पूरा का पूरा, इसकी रिएक्शंस याद होनी चाहिए, मैंने कॉपी में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो आप लर्न कर लें इस पूरे बैटरी को। ओके, डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में ज़रूर आएगा। क्लियर, बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज, ये सबको पता होना चाहिए। क्लियर, फ्यूल सेल्स, और नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका, कोरोजन। तो ये सब आप कॉपी में से डायरेक्ट पढ़ लेंगे, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आसानी से पूरा कर लेंगे। क्लियर, तो इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है ख़त्म, और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा बच्चा लोगों। तो खूब सारा पढ़ें, खूब सारा अच्छी तरह से रिवाइज करें। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं जो जो इंपॉर्टेंट है उनमें टिक लगा दे रहा हूँ। 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.3 इंपॉर्टेंट है। ओके, नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इन चारों में से कोई सा एक। ओके, क्लियर, ये वाला भी बार बार आ चुका है। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, 3.9, 3.11 very important, 3.12 very important, 3.13, 14, all four are very very important. Clear, 15 is very important, सबको आ रहा है ना, और 18 इज इम्पोर्टेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे और जो भी ना है वो आप मुझसे पूछेंगे। चलिए बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट बच्चों।